Good morning students. Today we will discuss about abandoned furnaces in villages, गांव की उजड़ी भट्टियाँ. Production of wood steel required a highly specialized technique of refining iron. वुड स्टील के प्रोडक्शन के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक का यूज़ किया जाता है. बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी. लेकिन इंडिया में आयरन स्मेल्टिंग का काम था वो कॉमन था, आराम से लोग आयरन स्मेल्टिंग का काम करते थे. लेकिन जो फॉरेन कंट्री से आते या पहली बार इस काम को देखते तो वो सही में सरप्राइज हो जाते कि ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, कैसे कर लेते हैं ये. तो मतलब ये काम दूसरों को इतना डिफ़िकल्ट लगता था कि वो मतलब सोच के ही हैरान हो जाते. इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट had smelters that used local deposit of ore to produce iron, which was widely used for the manufacture of implements and tools of daily use. यहाँ पर क्या था कि बिहार और सेंट्रल इंडिया में जो स्मेल्टिंग का काम था वो आराम से कर लेते थे, हर डिस्ट्रिक्ट में ये काम होता था और डेली यूज़ की जो चीज़ें थी वो बनाई जाती थी. The furnaces were most often built of clay and sun-dried bricks. जो भट्टियाँ बनाई जाती थी, फर्नेसेस जो होती थी वो ज़्यादातर मिट्टी और धूप में सुखाई हुई जो कच्ची ईंटें होती थी उनसे बनाई जाती थी. The smelting was done by men while women worked the bellows. अब जो आयरन स्मेल्टिंग का काम था वो ज़्यादातर मेन के द्वारा किया जाता था और हवा देने का जो काम किया जाता था वो ज़्यादातर महिलाएं करती थी, ताकि अगर इस तरीके से जो बिलोस यूज़ करके वो कोयला है वो धधकता रहे, आग उसको मिलती रहे इस तरीके से. लेकिन क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के आते आते जो आयरन स्मेल्टिंग का वर्क था वो इंडिया से कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया. इसके पीछे क्या रीज़न रहा कि इतनी जो डिमांड थी, इतनी अच्छी तलवार जो कि आज भी इंग्लैंड के म्यूज़ियम में रखी गई है वो इसी टेक्निक से बनाई गई थी और आज भी लोग मतलब उसके बारे में जानना चाहते हैं. लेकिन ये 19th सेंचुरी के आते आते पूरी तरीके से क्या हो चुका था. अब क्या रीज़न रहा कि 19th सेंचुरी के आते आते जो आयरन स्मेल्टिंग का काम था वो लॉस्ट हो गया. तो यहाँ पर कॉलोनाइल गवर्नमेंट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व फॉरेस्ट. हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर्स फाइंड वुड फॉर चारकोल. अब यहाँ पर क्या था कि जो औपनिवेशिक गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों के ऊपर रोक लगा दी, उनको रोक दिया गया कि वो जो रिजर्व फॉरेस्ट है उनमें नहीं जाएंगे. तो अब वो आयरन स्मेल्टर्स थे वो लकड़ी कहाँ से लेके आते. दूसरा, मान लो चोरी छिपे वो कभी फॉरेस्ट में एंटर कर भी जाते, वो लकड़ियाँ ले भी आते, लेकिन डेली इस तरह की चोरी करना या धोखा दे कर के वनों में घुस जाना तो ये सही नहीं था. ठीक है, ऐसा वो कब तक कर पाते. उनको ये भी डर रहता कि कहीं पकड़े गए तो ना इधर के ना उधर के. तो जैसे ही अंग्रेज़ों के कब्जे में पूरा फॉरेस्ट इलाका आ जाता है तो उसको रिजर्व कर देते हैं और लोगों की एंट्री पर पूरी तरीके से एंट्री वहाँ पे बैन कर दी जाती है. इस तरीके से जो आयरन स्मेल्टर्स हैं उनको लकड़ी नहीं मिल पाती अपनी भट्टियाँ चलाने के लिए. फर्स्ट रीज़न ये रहा कि लोगों ने अपनी इस तरह का जो काम था वो बंद कर दिया. उसके बाद यहाँ पर इन सम एरियाज द गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस to the forest, but the iron smelters had to pay a very high tax to the forest department for every furnaces they used. दिस रिड्यूस देयर इनकम. सेकेंड रीज़न क्या रहा कि जो गवर्नमेंट अगर उनको परमिशन दे भी देती फॉरेस्ट में एंटर करने की तो उनके लिए एक चीज़ ये थी कि जो आयरन स्मेल्टर्स थे उनको बहुत ज़्यादा हाई टैक्स पे करना पड़ता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और इससे क्या हो जाता कि उनकी जो इनकम है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई. अब मान लो वो लकड़ियाँ लेके आते हैं तो उनके बदले उनको टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है, वो तो वही बात हो गई कि उनको प्रॉफिट कम था, अब कितनी बार वो टैक्स देते. ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकेंड रीज़न क्या रहा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने टैक्स लगा दिया कि अगर वो जंगलों में जाते हैं तो टैक्स उनको देना पड़ेगा. ठीक है, ये भी एक रीज़न रहा जिससे जो इस तरह का जो आयरन स्मेल्टिंग का काम था इंडिया से ख़त्म होता चला गया. उसके बाद सेकेंड रीज़न क्या रहा, थर्ड रीज़न की बात हम यहाँ पे करते हैं. Moreover, by the late 19th century, iron and steel was being imported from Britain
in India begin using the imported iron to manufacture utensil and implements. तीसरा रीज़न क्या रहा यहाँ पे कि अब 19th सेंचुरी के आसपास जो लोहे का इंपोर्ट होने लगा था इंग्लैंड से, जो लोग थे अब ये ब्रिटेन है और यहाँ से अब जो लोहा है वो इंडिया में आने लगा है और यहाँ के जो औजार बनाने वाले हैं अब वो इम्पोर्टेड लोहे का यूज़ करने लगे हैं। इस तरीके से जो ये आयरन स्मेल्टर्स थे इनका काम धीरे धीरे क्या होता चला गया, डिक्लाइन होता चला गया और 19th सेंचुरी के आते ये कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया इंडिया से। तो ये कुछ रीज़न रहे कि जो इतना फेमस आयरन स्मेल्टिंग में इतने माहिर थे हमारे कारीगर, जो टीपू सुल्तान की जो तलवार है आज भी उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो वो चीज़ें थी अब इंडिया से ख़त्म हो गई थी।